गुड मॉर्निंग। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, फटाफट देख लेते हैं। क्विक रिवीजन। विद्युत धारा, दैनिक जीवन प्रयोग, परमाणु संरचना, रेडियोधर्मिता। इसके बाद में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की भी बात करेंगे और जो आविष्कारक हैं और उनके आविष्कार हैं उनकी भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत धारा से। विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिकल करंट, आवेश के प्रवाह की दर या किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की कुल मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा आई इज इक्वल्स टू प्रवाहित आवेश बटे समय। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकेंड बीमा एम्पियर होती है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। परिमाण, मैग्नीट्यूड व दिशा होते हुए भी विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि सदिशों के योग का नियम का पालन नहीं करती है। जैसे मान लीजिए ए से बी तक ये ट्रांसफ़र हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 एम्पियर, लेकिन फिर भी एक अदिश राशि है। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन है वो धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। यदि n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हों तो कुल प्रवाहित आवेश कितना होगा? n × q। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे तो कुल प्रवाहित आवेश निकल जाएगा। जैसे कि यदि किसी के चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं? विद्युत धारा I = Q/T होता है और प्रवाहित आवेश जो होता है, कुल आवेश की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू Q। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश I = N × Q/T। हमको 1 एम्पियर दे रखा है, I का मान दे रखा है 1 एम्पियर = N × Q। T 1 सेकेंड दे रखा है, नीचे T आ जाएगा तो NQ की वैल्यू आ गई 1। और हम जानते हैं Q की एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19। जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास में ये आएगी। ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि ये पावर में है, इस वजह से। बात कर लेते हैं AC और DC की। प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, डिश धारा जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जो AC होती है वो साइन वेव्स के रूप में जाती है और DC है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में जाती है। AC की बात करें, AC में धारा में मान तथा दिशा में दोनों में परिवर्तन होता है, जबकि एक DC है एक समान धारा का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। AC में प्रति सेकंड धारा 2 बार दिशा बदलती है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, यदि आवृत्ति एक हो तो। विद्युत उपकरण सारे के सारे AC पर आधारित होते हैं, अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं, जबकि सेल बैटरी आदि जो होते हैं वो DC से यूज होते हैं। भारत में AC का मान 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर है। ठीक है। उसके बाद में ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है यदि किसी तार की भौतिक परिस्थितियाँ समान बनी रहे तो तार से प्रवाहित होने वाली धारा तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है। मतलब डायरेक्टली आपको याद रखना है, ओम का नियम = I = V। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट। ठीक है। I = V/R। ठीक है। और V = हम कह सकते हैं V = IR। R क्या है? रेजिस्टेंस है। उसके बाद में बात करते हैं ओम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है कि V = IR। अगर हम V और I के बीच में वोल्ट और धारा के बीच में विभवांतर और धारा के बीच में अगर एक ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसको ग्राफ का ढाल स्लोप या फिर हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध से मेजर करते हैं। तो ढाल tan थीटा बराबर क्या हो गया? V/I। V = R। बात करते हैं प्रतिरोध व दैनिक जीवन में विद्युत धारा का या विद्युत उपकरणों का प्रयोग। पहली बात करें फ्यूज तार की। फ्यूज तार का गलनांक होता है कम, जैसे ही थोड़ी सी लाइट ज़्यादा आई पिघल गया। रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा। इसका बना होता है 63% टिन का प्लस 37% लेड सीसा। नंबर दूसरा हीटर में प्रयुक्त तार, इसका गलनांक होता है ज़्यादा। पानी गर्म करना है, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा और प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, फ्यूज तार का गलनांक कम, प्रतिरोध ज़्यादा। इसमें हीटर में प्रयुक्त तार गलनांक ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा। ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त होने वाले मानक परिस्थितियों के निर्माण ऐसे पदार्थों से किया जाता है जिनके प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव न पड़े, जैसे मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया। फिर उसके बाद में आता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है, गलनांक भी ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे बना होता है? टंगस्टन से। उसके बाद हम बात करें सेल की।
सेल या बैटरी जो अपन कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की युक्ति होती है जिसे सेल या बैटरी कहते हैं। प्रयोग में लाने व पुनः चार्ज करने के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने घड़ी वाले सेल, एक बार यूज किए फेंक दिए। दूसरे जो होते हैं रिचार्जेबल, मतलब ट्रिमर वगैरह जो इसमें यूज़ करते हैं वो वापस रिचार्ज कर लेते हैं। कैमरे के सेल जो होते हैं वापस रिचार्ज कर लेते हैं। प्राथमिक सेल होते हैं ये एक बार प्रयोग में लेने के बाद पुनः आवेशित नहीं होते हैं। द्वितीयक सेल होते हैं जो पुनः आवेशित कर प्रयोग में लिए जा सकते हैं, मतलब चार्ज किए जा सकते हैं। प्राथमिक सेल्स को नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और द्वितीयक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में, जब चार्ज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं साधारण सेल है, लेक्लांसे सेल है, डैनियल सेल है, शुष्क सेल है। जबकि द्वितीयक सेल के सीसा संचायक सेल, निफे सेल या लिथियम आयन बैटरी जो हमारे मोबाइल में होती है। नोट्स हैं कुछ, नोट्स में देखते हैं। और ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया कि धारावाहिक चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और फेराडे ने बताया कि जब किसी चालक कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये फेराडे का प्रथम नियम है। नंबर दूसरा है कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ये फेराडे का दूसरा नियम है। ये दोनों नियम इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो ईएमएफ की बात करता है कि चालक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, कुंडली में ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, जिससे कुंडली में इंडक्टेड करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, इंडक्टेड करंट उत्पन्न होती है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, फेराडे के द्वितीय नियम। और विद्युत मोटर व जनरेटर दोनों ही चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में परमाणु की बात कर लेते हैं। ये विद्युत धारा हो गई है। परमाणु की बात कर लेते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल इनकी परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बात कर रहे हैं। परमाणु में देख लीजिए पदार्थ की सबसे सूक्ष्म जो उसके भौतिक व रासायनिक गुण दर्शाए, जबकि अणु दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस तत्वों को छोड़कर, जबकि अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। परमाणु की बात करें, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अर्थात इनका रासायनिक अस्तित्व होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। लेकिन अणु जो हैं वो सीधे रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं, इनका रासायनिक अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि दो परमाणु मिलकर जैसे H2 हो गया तो इसमें हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, ठीक है। नॉर्मली तो हम ऐसे ही बोलते हैं ऑक्सीजन के दो अणु हैं। फिर बात करें डाल्टन की। डाल्टन के परमाणु के बाद जब परमाणविक कणों की खोज हुई तब पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। पहले तो ये कहा गया था कि वह छोटे से छोटा कण, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसके टुकड़े नहीं किए सकते परमाणु कहलाता है। लेकिन बाद में जब डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया तो उसके बाद में ये पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। परमाणु कण, उनके गुण और उनके खोजकर्ता के बारे में पता कर लेते हैं। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये ऋणावेशित कण होता है। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जबकि प्रोटॉन की बात करें, इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है वो ऋणावेश होता है, लेकिन अगर इसी को पॉजिटिव कर दें हम +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये धनावेश प्रोटॉन का होता है। और इसका जो द्रव्यमान है, मास है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। शून्य उदासीन होता है, कोई इस पर आवेश नहीं होता है, और इसका द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी कण होते हैं जैसे, लेकिन क्या वो रासायनिक अभिक्रियाओं में पूर्ण रूप से नहीं भाग ले पाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया। परमाणु संरचना की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आधुनिक काल में परमाणु के बारे में सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया। परमाणु की खोज का श्रेय इनको ही है। डाल्टन ने परमाणु को पदार्थ का सूक्ष्मतम कण माना। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण होता है।
अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि 10वीं की जो है ना NCERT किताब है उसमें कणाद के बारे में दे रखा है, अगर इंडियन साइंटिस्ट की बात करें कि सबसे पहले किसने बताया, तो महर्षि कणाद ने बताया, ठीक है ना, लेकिन अपन उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, गुणों, द्रव्यमान आदि में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणुओं गुणों में भिन्नता होती है। हाइड्रोजन के सारे परमाणु हैं वो समान होंगे, ऑक्सीजन के समान सारे परमाणु समान होंगे, ठीक है ना। एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे होंगे, उनका द्रव्यमान बराबर होगा, उनके गुण बराबर होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की विभिन्नता हो सकती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभिन्नता हो सकती है। परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, परमाणु अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं। अब परमाणु मॉडल्स की बात कर लेते हैं, इसमें थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, ठीक है ना, इनकी बात कर लेते हैं 2 सेकंड में। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन के अनुसार परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर आकार का धनावेशित गोला है, मतलब इतना छोटा है, जिसमें ऋणावेशित रैंडम रूप से पाए जाते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल अल्फा किरणों के प्रकीर्णन, मतलब रदरफोर्ड की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने किया था ना स्वर्णपत्री प्रयोग, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था थॉमसन का परमाणु मॉडल, और थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। उसके बाद में थॉमसन ने अपने मॉडल में धनावेश तथा ऋणावेश के वितरण को गलत बताया। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड ने एक सोने की पत्ती ली थी, उस पर अल्फा कणों की बौछार की थी, और ये पता किया कि भाई अधिकांश कण जो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कण हैं, 10,000 में से एक कण जो वापस अपने रास्ते पर लौट आया, ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना को समझाने हेतु प्रसिद्ध अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने सोने की पतली पन्नी फॉइल पर रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से प्राप्त धनावेशित अल्फा कणों की बौछार की। इस प्रयोग के प्रेक्षण निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, ये पता चला। कुछ अल्फा कण सीधे न जाकर कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए, मतलब साइड में चले गए। इससे पता चला कि परमाणु में ऋणावेश केंद्रीय भाग को छोड़कर शेष भाग में पाया जाता है। फिर बहुत ही कम, मतलब 10,000 में से एक, क्या पता चला कि पुनः उसी दिशा में लौट गए, तथा ऐसे अल्फा कण केंद्रीय भाग से पीछे की ओर लौटे, मतलब परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है, ये पता चल गया। नील्स बोर ने कक्षाओं के बारे में बताया कि भाई नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ जो है कक्षा, अनंत कक्षाएं होती है, और इलेक्ट्रॉन निश्चित गति करता है, एक ऊर्जा का स्तर होता है। बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को सुधारते हुए परमाणु संरचना इस प्रकार समझाया। देखो ये बिल्कुल केंद्रक है और अलग अलग कक्षाएं हैं, जिनको 1, 2, 3, 4 या KLMN ऐसे नाम दिए हैं। नाभिक के चारों ओर अनंत कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, जिन्हें मुख्य ऊर्जा स्तर या फिर कोश कह दीजिए, कक्षा कह दीजिए, सेल कह दीजिए। और बोर ने इन कक्षाओं को n = 1, 2, 3, 4, 5 को नाम दे दिया कि 1 को K, 2 को L, 3 को M, 4 को N, 5 को इस प्रकार से दर्शाया, ठीक है। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में गति कर रहा होता है तो इसकी ऊर्जा नियत बनी रहती है, मतलब एक कक्षा में उसकी ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे निम्न कक्षा में जाएगा, निम्न से मतलब लोअर से हायर में जाएगा, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और हायर से लोअर में जाएगा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर एनर्जी में उत्सर्जन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में गति करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बोर का परमाणु मॉडल परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। देखो थॉमसन का तो रदरफोर्ड की व्याख्या नहीं कर पाया था, बोर का परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। नोट देख लीजिए फटाफट। सोमरफील्ड ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए मॉडल प्रस्तुत करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल वृत्ताकार कक्षाओं में गति चक्कर नहीं लगाते, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार जो इलिप्टिकल जो होती हैं उनमें भी चक्कर लगाते हैं। जबकि हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया कि हाइजेनबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के व तेज गति से चलने वाले कणों की स्थिति व संवेग दोनों एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। इसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया। वही इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हल्का कण है एक तरह से, तो तेज गति से चलने वाले कणों की स्थिति व मोमेंटम संवेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है, अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। कक्षकों की बात करते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही विपरीत चक्रण वाले पाए जा सकते हैं। मतलब जैसे आप पहला डायग्राम देख रहे हो उसमें एक अगर राइट साइड ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आएगा, मतलब विपरीत चक्रण वाले पाए जाते हैं। दोनों समान
ऊपर की तरफ या दोनों नीचे वाले नहीं पाए जा सकते हैं। अगर उपकोष की बात करते हैं तो उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपकोष, उपकोष की आकृति और उपकोष में कक्षों की संख्या। पहला है एस उपकोष, भाई 4 होते हैं, SPDF। पहला एस क्या आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर पी की बात करें, उपकोष आकृति डंबलाकार होती है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। डी की बात करें, डी द्विडंबलाकार, मतलब 2 डंबल बने हुए हैं। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर एफ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स इसकी आकृति होती है, जटिल होती है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कक्षकों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों में निर्धारित करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एस में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर पी में इस 2 को और 6 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, डी में इन तीनों को जोड़ देंगे, ऊपर वालों को SPD तीनों को जोड़ देंगे, और एफ में इन सब को जोड़ देंगे। देखिए किस प्रकार से सेल दे रखा है, N=1, कक्षा का नाम क्या है, L है, K है, उपकोष की संख्या क्या है, 1, मतलब 4 है तो 1 2 3, और उपकोष के प्रकार S है, कक्षकों की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। कोष नंबर 2 मतलब L में S और P दोनों होते हैं, मैंने कहा दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 1 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन 2 हैं एक कक्षा में, 4 कक्षक है तो 4 दूनी 8, तीसरे में 18 हो जाएंगे, चौथे में 32 हो जाएंगे, 2 8 18 32। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वगैरह की बात नहीं करेंगे, रेडियो सक्रियता की बात करेंगे। अब रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता, भारी नाभिकों से स्वतः ही रेडियोधर्मी विकिरणों मतलब अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक है, अस्थायी नाभिक रेडियोधर्मिता का गुण दर्शाते हैं। 1896 में हेनरी बैकुरल ने यूरेनियम के नमूने से रेडियो सक्रियता की खोज की। तो अगर रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो सक्रियता, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने की। कब की, 1896 1896 में की। क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम की खोज कर इसके रेडियोधर्मी गुणों के बारे में बताया। रेडियम जो होता है ना, अंधेरे में चमकता है, वो वाला। परमाणु क्रमांक 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं। मतलब 82 तक कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा वाले परमाणु क्रमांक वाले रेडियो तत्व जो होते हैं वो रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं। उदाहरण जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम है, पोलोनियम है आदि। पोलोनियम से क्या याद रखना है, जो रदरफोर्ड ने यूज़ किया था, पोलोनियम से ही अल्फा कण यूज़ किए थे। हल्के नाभिकों पर तेज गति के न्यूट्रॉन टकराने पर वे रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं। इसे कृत्रिम आर्टिफिशियल रेडियो सक्रियता, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इनकी अल्फा बीटा गामा विकिरणों की गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है, द्विआयनित होती है, हीलियम परमाणु या हीलियम नाभिक इस प्रकार से। बीटा किरणों की प्रकृति होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करती है। गामा किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको फोटोन, सूर्य का प्रकाश आता है, वो गामा किरणें आती हैं, गामा किरणों के रूप में आता है। ठीक है, आवेश अगर बात करें अल्फा किरणों पर 2 इलेक्ट्रॉन, और बीटा किरणें जो होती हैं वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है या हम कहें ऋणावेशित होता है, और अल्फा किरणें द्विधनावेशित होती हैं, और गामा किरण होते हैं शून्य उदासीन। द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के तुल्य होता है, जबकि बीटा किरणों का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और गामा विकिरणों जो है उनका द्रव्यमान 0 होता है। अगर वेग की बात करें, अल्फा किरणों का वेग होता है 10⁷ मीटर पर सेकंड, और बीटा किरणों का होता है कि प्रकाश के वेग के 99% तक। ठीक है ना, बिल्कुल उसके 3 × 10⁸ के बिल्कुल पास में। जबकि अगर गामा के विकिरणों की बात करें तो गामा किरणें मैंने अभी बताया था, सूर्य का फोटोन, सूर्य का प्रकाश फोटोन्स के रूप में आता है, तो इसका मतलब प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। भेदन क्षमता हम कहते हैं 1, लेकिन बीटा किरणों की होती है 100 और गामा किरणों की होती है 10,000, मतलब आर पार कर जाती है किसी भी चीज़ के। आयनन क्षमता भेदन क्षमता की जस्ट अपोजिट होती है, 10,000, 100 और 1। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की बात करें, अगर अल्फा किरणें होती हैं ऋणावेशित प्लेट की और विक्षेपित होती हैं, जबकि जो बीटा किरणें होती है वो धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं, जबकि गामा किरणें अविचलित होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। बात करें इस प्रकार से, एक डायग्राम देख लीजिए। रेडियो सक्रियता, अल्फा किरणें ऋणावेशित की तरफ जाएंगी, बीटा किरणें धनावेशित की तरफ, और गामा किरणें वो बिल्कुल सीधी चलेंगी। रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं 1 बैकुरल बराबर होता है 1 विघटन प्रति सेकंड। ठीक है,
एक रदरफोर्ड होता है 10⁶ विघटन प्रति सेकंड। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। अर्धायु क्या होती है? अर्धायु वह समय है जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी रह जाती है, अर्धायु कहलाती है। जैसे रेडियम की अर्धायु कितनी होती है? 1950 वर्ष। और पोलोनियम की होती है 10⁻⁻4 सेकंड। ठीक है, इस पर ये रेडियो सक्रियता हो गई। अब मैं कुछ आविष्कार और आविष्कारक उनके बारे में बता देता हूँ, फटाफट देख लीजिएगा। अगर मैं इस प्रकार से बात करूँ कि जैसे बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो बैरोमीटर का आविष्कार है टॉर्सेली। ठीक है, विद्युत बैटरी का आविष्कारक कौन है? जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल ईसी, उसका वोल्टा। ये शॉर्ट में याद रखना है। साइकिल का कौन है? साइकिल का मैकमिलन है। फोकल लेंस की बात करें, फोकल लेंस का बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का वेवेज, चार्ल्स वेवेज। ठीक है, चार्ल्स वेवेज। कैस्कोग्राफ का है जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस हो गया। फिर कॉस्मिक किरणों का कौन है? विक्टर हेज। कार्बन पेपर का रॉल्फ वेजवुड। और अगर मैं, चूँकि उसकी आर्टिक एग्जाम है तो ये पूछ सकता है कार्बोरेटर का कौन है? तो कार्बोरेटर का जी डेमलर। और का जो मोटरसाइकिल है वो भी जी डेमलर ने ही इन्वेंट की थी। अगर मैं आईसी इंटरनल कंबशन की बात करूं कार की, तो कार की सैमुअल ब्राउन याद रखिएगा। और कार यदि स्टीम से चलने वाली तो निकोलस कोगनाट। अगर क्रोनोमीटर की बात करूं तो क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन ने किया था। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने किया आविष्कार। डायनमो का माइकल फेराडे ने आविष्कार किया था। डीसी मोटर का जेनो ग्रोमे ने। एसी मोटर का निकोला टेस्ला ने। ठीक है, अगर फाउंटेन पेन तो सीधा याद रखना है वाटरमैन। अगर गैल्वेनोमीटर पूछे तो एम्पियर ने। ग्लाइडर जॉर्ज केले ने। ग्रामोफोन एडिसन भाई साहब ने। ठीक है, फिर गीगर काउंटर की बात करें तो गीगर काउंटर हैंस गीगर ने किया था, हैंस गीगर ने। और उसके बाद लाउड स्पीकर हॉरेस शार्ट ने। सेफ्टी पिन हंट, एच याद रखना है, सेफ्टी पिन जो अपन यूज करते हैं उस हंट ने किया था उसका। स्टील, अब चूँकि मैकेनिकल के विद्यार्थियों, वेसेमर परिवर्तक, वेसेमर भट्टी, आपने वेसेमर फर्नेस जिसे यूज करते हैं, तो स्टील का किसने किया था? हेनरी वेसेमर ने 1855 में किया था ब्रिटेन में। सुपर कंडक्टिविटी ऑनेस ने किया। स्टीम इंजन कंडेंसर वाला जेम्स वॉट ने। और स्टीम इंजन पिस्टन वाला धाम न्यूकोमेन ने। सेफ्टी लैंप हेम्फ्रे डेवी ने किया। सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो अरगडीन याद रखना है। अगर ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर किसने आविष्कार किया? ट्रैक्टर का आविष्कार किया रॉबर्ट फॉर्मिच ने। टेलीग्राफ मैकेनिकल तो किसने किया? टेलीग्राफ का याद रखना है लेमंड ने। अगर टेलीफोन, सबको पता है ग्राहम बेल ने, हालांकि अलेक्जेंडर ने किया था, पेटेंट ग्राहम बेल ने करवाया था। टेलीविज़न जेएल बेयर्ड ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 लोगों ने किया था, बर्डीन, साकले और बर्टन, ये याद रखना है। टाइपराइटर का टेरी ने। थर्मोस्कोप का गैलीलियो ने। थर्मोमीटर फॉर्नहाइट ने। ट्रांसफॉर्मर माइकल फेराडे ने। अगर विद्युत पंखा बात करें तो व्हीलर ने। हेलीकॉप्टर ममफोर्ड ने। होवरक्राफ्ट कॉकरेल ने। माइक्रोस्कोप जॉनसन, तानसेन नहीं, जॉनसन। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे पहले फिजियाओ ने मेजर किया था। रेफ्रिजरेटर का हैरिसन और टेनिंग, ये 2 हैं। अगर साइक्लोट्रॉन किसने किया था? साइक्लोट्रॉन लॉरेंस ने किया। जेट इंजन फ्रैंक व्हीटल ने किया था। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। ग्रहों की खोज केपलर ने की थी। और स्कूटर जी ब्रॉडशा। फटाफट कुछ धातुएं, उनके अयस्कों के बारे में बता देता हूँ। हालांकि खोज का स्थान तो पूछेंगे नहीं भाई, कहाँ राजस्थान के अंदर कहाँ, क्योंकि खनिज तो है, खनिज शायद तक आई डोंट नो, मैंने सिलेबस अभी देखा नहीं। सोडियम, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम जिसको Na कहते हैं, इसका जो अयस्क है वो ट्रोना है, सबसे पहले ट्रोना। बोरेक्स भी सोडियम का अयस्क है, बोरेक्स। और कॉमन साल्ट जो होता है NaCl,
ठीक है ना, वो भी सोडियम का अयस्क होता है एक तरह से, ठीक है। और एक होता है NaNO3 जिसको साल्ट पीटर बोलते हैं, साल्ट पीटर, ठीक है। मैं इसको फिर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम Al लिखते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क बॉक्साइट, क्या होता है, बॉक्साइट, ठीक है। फेल्सपार भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, अजमेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फेल्सपार। और है कोरंडम, ठीक है। और कौन सा, काओलिन, ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। 1 2 3 4, एक और याद रखिएगा, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट, ठीक है। ऐसे याद रखना, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। पोटेशियम की बात कर लेते हैं, पोटेशियम के, पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम के। पोटेशियम के 2 ही अयस्क होते हैं, एक तो होता है नाइटर, दूसरा होता है कार्नेलाइट। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम के मैग्नेसाइट भी होता है, लिखने में बड़ा वो होता है, वैसे ही बता देता हूँ। मैग्नेलाइट होता है, डोलोमाइट होता है, कीसेराइट होता है, ठीक है, और कार्नेलाइट होता है, कार्नेलाइट। उसके बाद में बात करें, ये मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम के 2 ही पोटेशियम के 2 ही होते हैं, नाइटर और कार्नेलाइट। मैग्नीशियम के मैग्नेसाइट बता दिया, डोलोमाइट बता दिया, कीसेराइट बता दिया, कार्नेलाइट बता दिया। कैल्शियम का भी डोलोमाइट होता है, कैल्साइट होता है। कैल्शियम में जिप्सम भी आता है, और फ्लोरस्पार ये भी होता है, ठीक है। तांबे की बात करूं तो तांबे में क्यूपराइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट। तो तांबा होता है कॉपर, तो उसके 3 अयस्क, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट। सिल्वर की बात करें, अर्जेंटम जिसे बोलते हैं, रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट, हॉर्न सिल्वर। और सोने की बात करें तो सोने के 2 अयस्क हैं, कॉल्वेराइट और सिल्वेनाइट। पारा की बात करें, मरकरी का है सिनेबार, और जिंक का कैलेमाइन, ठीक है, कैलेमाइन भी है, जिंक ब्लेंड भी है, और जिंकाइट भी है। फिर एंटीमनी की बात करें, स्टिबनाइट। कैडमियम की बात करें, कैडमियम में है CD से डिनोट करते हैं कैडमियम, और ग्रीनोकाइट इसका अयस्क होता है, जो और होता है ग्रीनोकाइट। अगर फेरस की बात करें, लोहे की बात करें, तो लोहे के 4 प्रकार के अयस्क होते हैं, जिसको हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। अगर खनिज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, काला लोहा, भूरा लोहा, पीला लोहा, इस प्रकार से ये होते हैं। कोबाल्ट का जो होता है CO से, और स्मेल्टाइट जो इसका अयस्क है, स्मेल्टाइट। निकल Ni से डिनोट करते हैं, इसका मिलेराइट है, मिलेराइट। और क्रोमियम का क्रोमाइट। मैग्नीज के 2 अयस्क हैं, जिसमें पायरोल्यूसाइट कहते हैं एक को तो दूसरा सिलोमिलिन या मैग्नाइट बोलते हैं उसको। यूरेनियम के भी पिच ब्लेंड, जो कि राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है पिच ब्लेंड, तो, और कॉर्नेटाइट, ये 2 अयस्क हैं। अधातुओं की बात करें, मतलब मेटल नहीं होती हैं, धात्विक पदार्थ, अधातुएं जैसे गैसें हो गई। कितने अधात्विक तत्व हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल के अंदर 22 नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 11 गैसेज हैं, उनमें से 11 तो गैसेज हैं, और बाकी 10 सॉलिड हैं। तो ये कितने हो गए, नॉन मेटल्स, उनमें 22 हैं टोटल। 11 जो हैं वो गैसेज हैं, 10 सॉलिड्स हैं, कितने, 21, और 1 है लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में जैसे याद रखना है कि जो नॉन मेटलिक होती हैं
वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की कुछ चालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। कौन कौन सी हो सकती हैं? हाइड्रोजन हो सकती है, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, हेलोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नोबल गैसेज में कौन कौन सी आती है? नोबल गैसेज में आती है रेडॉन, ऑर्गन, हीलियम और मिश्र धातुएं जो होती हैं, अगर दो धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है उनके प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, तो मिश्र धातुएं कहलाती हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन में 28% टंगस्टन या 18% टंगस्टन मान सकते हैं, 18% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वेनेडियम होता है। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन स्टील में 35% सिलिकॉन होता है। निकेल स्टील जो होता है, निकल स्टील, तो उसमें 36% निकल होता है। अगर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाए तो उसमें 46% निकल का यूज़ किया जाता है। समय अभी पास में है नहीं, 30 मिनट 31 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं आशा करता हूँ जो भी जानकारी दी है बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो पूरा वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाए। आपकी कल ये एग्ज़ाम हो जाएगी, 13 तारीख को आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद PhD JN की जो नोट्स मेरे पास नोट्स हैं उनके थ्रू मैं वीडियोज़ के थ्रू वीडियोज़ अवेलेबल करवाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि PhD में अच्छा स्कोर करें, चाहे इवन वो GK का हो, चाहे वो मैकेनिकल से संबंधित किसी भी टॉपिक का हो जो सिलेबस में दे रखा है टॉपिक, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, जैसे ऑटोकैड का है, ठीक है, ड्राइंग का है, मशीन ड्राइंग का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में पूरा आ जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी जानकारी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।